नमस्कार दोस्तों। आज हम शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का बंगला उपन्यास बड़ी दीदी सुनेंगे रेनू की आवाज़ में। इस धरती पर एक विशिष्ट प्रकार के लोग भी बसते हैं। यह फूस की आग की तरह होते हैं। वह झट से जल उठते हैं और फिर चटपट बुझ जाते हैं। व्यक्तियों के पीछे हर समय एक ऐसा व्यक्ति रहना चाहिए जो उनकी आवश्यकता के अनुसार उनके लिए फूस जुटा सके। जब गृहस्थ की कन्याएं मिट्टी का दीपक जलाते समय उसमें तेल और बाती डालती हैं, दीपक के साथ सलाई भी रख देती हैं। जब दीपक की लौ मध्यम होने लगती है तब उस सलाई की बहुत आवश्यकता होती है। उससे बत्ती उकसानी पड़ती है। यदि वह छोटी सी सलाई ना हो तो तेल और बाती के रहते हुए भी दीपक का जलते रहना असंभव हो जाता है। सुरेंद्र नाथ का स्वभाव बहुत कुछ इसी प्रकार का है। उसमें बल, बुद्धि और आत्मविश्वास सभी कुछ है, लेकिन वह अकेला कोई काम पूरा नहीं कर सकता। जिस प्रकार वह उत्साह के साथ थोड़ा सा काम कर सकता है, उसी प्रकार अलसाकर बाकी का सारा काम अधूरा छोड़कर चुपचाप बैठ भी सकता है। और उस समय उसे ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो अधूरे काम को पूरा करने की प्रेरणा दे। सुरेंद्र के पिता सुदूर पश्चिम में वकालत करते हैं। बंगाल के साथ उनका कोई अधिक संबंध नहीं है। वहीं पर सुरेंद्र ने 20 वर्ष की उम्र में एमए पास किया था, कुछ तो अपने गुणों से और कुछ अपनी विमाता के गुणों से। सुरेंद्र की विमाता ऐसे परिश्रम और लगन से उसके पीछे लगी रहती है कि अनेक अवसरों पर वह यह समझ ही नहीं पाता कि स्वयं उसका भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व है या नहीं। सुरेंद्र नाम का कोई स्वतंत्र प्राणी इस संसार में रहता है या नहीं। विमाता की इच्छा के मानव रूप धारण करके उससे सोना, जागना, पढ़ना, लिखना, परीक्षाएं पास कराना आदि सभी काम करा लेती है। यह विमाता अपनी संतान के प्रति बहुत कुछ उदासीन रहने पर भी सुरेंद्र के प्रति जितनी सतर्क रहती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसका थूकना, खंखारना तक उसकी आंखों से छिप नहीं सकता। इस कर्तव्य परायण नारी के शासन में रहकर सुरेंद्र ने पढ़ना लिखना तो सीख लिया, लेकिन आत्मनिर्भरता बिल्कुल नहीं सीखी। उसे अपने ऊपर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। उसे यह विश्वास नहीं है कि वह किसी भी काम को कुशलता से पूरा कर सकता है। मुझे कब किस चीज़ की आवश्यकता होगी और कब मुझे क्या काम करना होगा, इसके लिए वह निश्चित नहीं कर पाता कि मुझे क्या नींद आ रही है, भूख लग रही है। जब से उसने होश संभाला है तब से अब तक के 15 वर्ष उसने विमाता पर निर्भर रहकर ही बिताए हैं। इसीलिए विमाता को उसके लिए ढेर सारे काम करने पड़ते हैं। रात दिन के 24 घंटों में से 22 घंटे तिरस्कार, उल्हाने, डांट फटकार और मुंह बिगाड़ने के कामों के साथ साथ परीक्षा में पास होने के लिए उसे अपनी निंद्रा सुख से हाथ भी धोना पड़ता है। भला अपनी सौत के लड़के के लिए कौन कब इतना करता है। मोहल्ले टोले के लोग एक मुख से राय गृहिणी की प्रशंसा करते उगाते नहीं हैं। सुरेंद्र के प्रति उसके आंतरिक प्रयास में नाम के लिए कमी नहीं होती। यदि तिरस्कार और लांछना सुनने के बाद सुरेंद्र की आंखें और चेहरा लाल हो जाता तो राय गृहिणी उसे ज्वर आने का लक्षण समझकर 3 दिन तक साबूदाना खाने की व्यवस्था कर देती। मानसिक विकास और शिक्षा दीक्षा की प्रगति के लिए उनकी दृष्टि और भी अधिक पैनी थी। सुरेंद्र के शरीर पर साफ सुथरे या आधुनिक फैशन के कपड़े देखते ही वह साफ समझ लेती थी कि लड़का शौकीन बनने लगा है, बाबू बनकर रहना चाहता है। और उसी समय 2-3 सप्ताह के लिए सुरेंद्र के कपड़े धोबी के घर जाने पर रोक लगा देती थी। बस इसी तरह सुरेंद्र के दिन बीतते थे। इस प्रकार स्नेहपूर्ण सतर्कता के बीच कभी कभी वह सोचने लगता कि शायद सभी लोगों की जीवन का प्रभात इसी प्रकार व्यतीत होता हो, लेकिन बीच बीच में कभी कभी आसपास के लोग उसके पीछे पड़कर उसके दिमाग में कुछ और ही प्रकाश के विचार भर देते थे। एक दिन यही हुआ। उसके एक मित्र ने आकर उसे परामर्श दिया कि अगर तुम्हारे जैसा बुद्धिमान लड़का इंग्लैंड चला जाए तो भविष्य में उसकी उन्नति की बहुत कुछ आशाएं हो सकती हैं और स्वदेश लौटकर वह अनेक लोगों पर अनेक उपकार कर सकता है। यह बात सुरेंद्र को कुछ बुरी मालूम नहीं हुई।
वन में रहने वाले पक्षी की अपेक्षा पिंजरे में रहने वाला पक्षी अधिक फड़फड़ाता है। सुरेंद्र की कल्पना की आंखों के आगे स्वाधीनता के प्रकाश से भरा स्वच्छंद वातावरण झिलमिलाने लगा और उसके पराधीन प्राण पागलों की तरह पिंजरे के चारों ओर फड़फड़ाकर घूमने लगे। उसने पिता के पास पहुंचकर निवेदन किया कि चाहे जिस तरह हो मेरे इंग्लैंड जाने की व्यवस्था कर दी जाए। साथ ही उसने यह भी कह दिया कि इंग्लैंड जाने पर सभी प्रकार की उन्नति की आशा है। पिता ने उत्तर दिया, अच्छा सोचूंगा। लेकिन घर की मालकिन की इच्छा इसके बिल्कुल विरुद्ध थी। वह पिता और पुत्र के बीच आंधी की तरह पहुंच गई और इस तरह ठहाका मारकर हंस पड़ी कि वह दोनों सन्नाटे में आ गए। गृहिणी ने कहा, तो फिर मुझे भी विलायत भेज दो, वरना वहाँ सुरेंद्र को संभालेगा कौन, जो यही नहीं जानता कि कब क्या खाना होता है और कब क्या पहनना होता है। उसे अकेले विलायत भेज रहे हो। जिस तरह घर के घोड़े को विलायत भेजना है उसी तरह इसे भेजना है। घोड़े और बैल कम से कम इतना तो समझते हैं कि उसे भूख लगी है या नींद आ रही है, लेकिन तुम्हारा सुरेंद्र तो इतना भी नहीं समझता। और इतना कहकर वह फिर हंस पड़ी। हास्य की अधिकता देख राय महाशय बहुत ही शर्मिंदा हुए। सुरेंद्र ने समझ लिया कि इस अखंडनीय तर्क के विरुद्ध किसी भी प्रकार का प्रतिवाद नहीं किया जा सकता। उसने विलायत जाने की आशा छोड़ दी। यह सुनकर उसके मित्र को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह विलायत जाने का कोई अन्य उपाय नहीं बता सका। हाँ, यह जरूर कहा कि ऐसा पराधीन जीवन जीने की अपेक्षा भीख मांगकर जीना कहीं बेहतर है, और यह निश्चित है कि जो व्यक्ति इस तरह सम्मानपूर्वक एमए पास कर सकता है उसे अपना पेट पालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। घर आकर सुरेंद्र इसी बात को सोचने लगा। उसने जितना ही सोचा उतना ही अपने मित्र की कथन की सच्चाई पर विश्वास हो गया। उसने निश्चय कर लिया कि भीख मांगकर ही जिया जाए। सभी लोग तो विलायत जा नहीं सकते, लेकिन इस तरह जिंदगी और मौत के बीच रहकर भी उन्हें जीना नहीं पड़ता। एक दिन अंधेरी रात में वह घर से निकला और स्टेशन पहुंच गया और कलकत्ता का टिकट खरीदकर ट्रेन पर सवार हो गया। चलते समय उसने डाक द्वारा पिता के पास पत्र भेज दिया कि मैं कुछ दिनों के लिए घर छोड़ रहा हूँ। खोजने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा, और यदि मेरा पता चल भी गया तो मेरे लौटने की कोई संभावना नहीं है। राय महाशय ने गृहिणी को पत्र दिखाया और बोले, सुरेंद्र अब बड़ा हो गया है, पढ़ लिख चुका है, अब उसके पंख निकल आए हैं। अगर अब भी वह उड़कर न भागेगा तो और कब भागेगा। फिर भी उन्होंने उसे तलाश किया। कलकत्ता में उनके जो भी परिचित थे उन्हें पत्र लिखे, लेकिन परिणाम कुछ ना निकला। सुरेंद्र का कोई पता ना चला। कलकत्ता की भीड़ और कोलाहल भरी सड़कों पर पहुंचकर सुरेंद्रनाथ घबरा गया। वहाँ ना तो कोई डांटने फटकारने वाला था और न कोई रात दिन शासन करने वाला। मुंह सूख जाता तो कोई ना देखता, और मुंह भारी हो जाता तो कोई ध्यान ना देता। यहाँ अपने आप को स्वयं ही देखना पड़ता है। यहाँ भिक्षा भी मिल जाती है और करुणा के लिए स्थान भी है। आश्रय भी मिल जाता है, लेकिन प्रयत्न की आवश्यकता होती है। यहाँ अपनी इच्छा से तुम्हारे बीच कोई नहीं आएगा। यहाँ आने पर उसे पहली शिक्षा यह मिली कि खाने की चेष्टा स्वयं करनी पड़ती है। आश्रय के लिए स्वयं ही स्थान खोजना पड़ता है, और नींद तथा भूख में कुछ भेद है। उसे घर छोड़े कई दिन बीत गए थे। गली गली घूमते रहने के कारण शरीर एकदम कमज़ोर पड़ गया था। पास के रुपए भी खत्म हो चले थे। कपड़े मैले और फटने लगे थे। रात को सोने तक के लिए कहीं ठिकाना नहीं था। सुरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। घर को पत्र लिखने की इच्छा नहीं होती, लज्जा आती है, और सबसे बढ़कर जब उसे अपनी विमाता के स्नेहहीन कठोर चेहरे की याद आ जाती है तो घर जाने की इच्छा एकदम आकाश कुसुम बन जाती है। उसे इस बात को सोचते हुए भी डर लगता है कि वह कभी वहाँ था। एक दिन उसने अपने जैसे ही एक दरिद्र आदमी की ओर देखकर पूछा, क्यों भाई, तुम यहाँ खाते किस तरह हो? वह आदमी कुछ मूर्ख सा था, वरना सुरेंद्र की हंसी न उड़ाता। उसने कहा, नौकरी करके कमाते खाते हैं, कलकत्ता में रोजगार की क्या कमी है? सुरेंद्र ने पूछा, मुझे भी कोई नौकरी दिलवा सकते हो? उसने पूछा, तुम क्या जानते हो? सुरेंद्रनाथ कोई भी काम नहीं जानता था, इसीलिए चुप रहकर कुछ सोचने लगा। तुम भले घर के लड़के लगते हो। सुरेंद्रनाथ ने सिर हिला दिया।
तो लिखना पढ़ना क्यों नहीं सीखा? सीखा है, उस आदमी ने कुछ सोचकर कहा। तो फिर उस बड़े मकान में चले जाओ, इसमें एक बहुत बड़े जमींदार रहते हैं, वह कुछ ना कुछ इंतजाम कर देंगे। यह कहकर वह चला गया। सुरेंद्र नाथ फाटक के पास गया, कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर जरा पीछे हटा, एक बार फिर आगे बढ़ा और फिर पीछे हट गया। उस दिन कुछ भी ना हुआ। दूसरा दिन भी इसी तरह बीत गया। 2 दिन में साहस संजोकर उसने किसी तरह फाटक में कदम रखा। सामने एक नौकर खड़ा था। उसने पूछा, क्या चाहते हो? बाबू साहब से। बाबू साहब घर पर नहीं हैं। सुरेंद्र नाथ का चेहरा खुशी से चमक उठा। एक बहुत ही मुश्किल काम से छुट्टी मिली। बाबू साहब घर पर नहीं हैं। नौकरी की बात, दुख की कहानी नहीं पड़ी। यही उसकी खुशी का कारण था। दूने उत्साह से लौटकर उसने दुकान पर बैठकर भरपेट भोजन किया। थोड़ी देर बाद बड़ी प्रसन्नता से वह इधर उधर घूमता रहा और मन ही मन वह सोचता रहा कि कल किस प्रकार बातचीत करने पर मेरा कुछ ठिकाना बन जाएगा। लेकिन दूसरे दिन वह उत्साह नहीं रहा। जैसे जैसे उस मकान के निकट पहुंचता गया, वैसे वैसे उसकी लौट चलने की इच्छा बढ़ती गई। फिर जब वह फाटक के पास पहुंचा तो पूरी तरह हतोत्साहित हो गया। उसके पैर किसी भी तरह अंदर की ओर बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। किसी भी तरह वह यह नहीं सोच पा रहा था कि आज वह स्वयं अपने लिए ही यहाँ आया है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ठेल ठाल कर उसे यहाँ भेज दिया है। लेकिन आज वह दरवाजे पर खड़ा रहकर और अधिक अपेक्षा नहीं करेगा, इसीलिए अंदर चला गया। फिर उसी नौकर से भेंट हुई। उसने कहा, बाबू साहब घर पर हैं, आप उनसे भेंट करेंगे? हाँ। अच्छा, तो चलिए। लेकिन यह और भी कठिनाई हुई। जमींदार साहब का मकान बहुत बड़ा है। बड़े सलीके से साहबी ढंग से साज सामान सजे हुए हैं। कमरे पर कमरे, संगमरमर की सीढ़ियाँ, हर कमरे में झाड़ फानूस और उस पर सुर्ख कपड़े के गिलाफ शोभा पा रहे हैं। दीवारों पर लगे हुए बड़े बड़े शीशे, ना जाने कितने चित्र और फोटोग्राफ। दूसरों के लिए यह सब चीज़ें चाहे जैसी हों, लेकिन सुरेंद्र के लिए नई नहीं थी, क्योंकि उसके पिता का घर भी कोई निर्धन की कुटिया नहीं था। और चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन वह दरिद्र पिता के आश्रय में पलकर इतना बड़ा हुआ है। सुरेंद्र सोच रहा था उस आदमी की बात जिसे साथ भेंट करने के लिए और जिससे प्रार्थना करने के लिए वह जा रहा है, वह क्या प्रश्न करेंगे और मैं क्या उत्तर दूंगा। लेकिन इतनी बात सोचने का समय नहीं मिला। मालिक सामने ही बैठे थे। सुरेंद्र नाथ से बोले, क्या काम है? आज 3 दिन से सुरेंद्र यही बात सोच रहा था, लेकिन इस समय वह सारी बात भूल गया। बोला, मैं बृजनाथ लाहिड़ी पूर्व बंगला के जमींदार हैं। उनके सिर के 2-4 बाल भी पक गए हैं, और वह बाल समय के पहले ही नहीं बल्कि ठीक उम्र से ही पके हैं। बड़े आदमी हैं, इसलिए उन्होंने फौरन सुरेंद्र नाथ के आने का उद्देश्य समझ लिया और पूछा, क्या चाहते हो? मुझे कोई एक क्या नौकरी? बज्रनाथ बाबू कुछ मुस्कुराकर बोले, यह तुमसे किसने कहा कि मैं नौकरी दे सकता हूँ? रास्ते में एक आदमी से भेंट हुई थी। मैंने उससे पूछा था और उसने मुझे आपके बारे में। अच्छी बात है। तुम्हारा मकान कहाँ है? पश्चिम में। वहाँ तुम्हारे कौन हैं? सुरेंद्र ने सब कुछ बता दिया। वर्तमान स्थिति से सुरेंद्र ने एक नया ढंग सीख लिया। अटकते अटकते हुए बोलना, मामूली नौकरी करते हैं, लेकिन क्योंकि उससे काम नहीं चलता इसलिए तुम भी कुछ कमाना चाहते हो। जी हाँ। यहाँ कहाँ रहते हो? कोई जगह निश्चित नहीं है, जहाँ तहाँ। बज्र बाबू को दया आ गई। सुरेंद्र को बैठाकर उन्होंने कहा, तुम अभी बच्चे हो। इस उम्र में तुम घर छोड़ने को विवश हुए तो यह जानकर दुख होता है। हालांकि मैं तुम्हें कोई नौकरी नहीं दे सकता, लेकिन कुछ ऐसा उपाय कर सकता हूँ कि तुम्हारी कुछ व्यवस्था हो जाए। अच्छा, सुरेंद्र जाने लगा। उसे जाते देख बज्र बाबू ने उसे फिर बुलाकर पूछा, तुम्हें और कुछ नहीं पूछना है? बस इतने से ही तुम्हारा काम हो गया? तुमने यह जानने समझने की भी ज़रूरत नहीं समझी कि मैं तुम्हारे लिए क्या उपाय कर सकता हूँ? सुरेंद्र सकपकाया सा लौटकर खड़ा हो गया। वज्र बाबू ने हंसते हुए पूछा, अब कहाँ जाओगे? किसी दुकान पर, वहीं भोजन करोगे?
हाँ, रोजाना ऐसा ही करता हूँ। तुमने पढ़ना लिखना कहाँ तक सीखा है? यूँ ही थोड़ा सा सीखा है। मेरे लड़कों को पढ़ा सकते हो? सुरेंद्र प्रसन्न होकर बोला, हाँ, पढ़ा सकता हूँ। बज्र बाबू फिर हंस पड़े। उन्होंने समझ लिया कि दुख और गरीबी के कारण इसका दिमाग ठिकाने नहीं है, क्योंकि बिना यह जाने समझे ही कि किसे पढ़ाना होगा और क्या पढ़ाना हो, इस प्रकार प्रसन्न हो उठना उन्हें कोरा पागलपन ही जान पड़ा। उन्होंने कहा, अगर मैं कहूँ कि वह बीए में पढ़ता है तो तुम किस तरह पढ़ा सकोगे? सुरेंद्र कुछ गंभीर हो चला, सोचकर बोला, किसी तरह काम चला ही लूँगा। बज्र बाबू ने कुछ और नहीं कहा। नौकर को बुलाकर बोले, बंधु, इनके रहने के लिए जगह का इंतज़ाम कर दो और भोजन आदि की व्यवस्था भी कर दो। फिर वह सुरेंद्र की ओर देखकर बोले, संध्या के बाद मैं तुम्हें बुलवा लूँगा, तुम मेरे मकान में ही रहो। जब तक किसी नौकरी का इंतज़ाम न हो जाए तब तक तुम मज़े से यहाँ रह सकते हो। दोपहर को जब बज्र बाबू भोजन करने गए तो उन्होंने अपनी बड़ी लड़की माधवी को बुलाकर कहा, बेटी, एक गरीब आदमी को घर में रहने के लिए जगह दे दी है। वह कौन है बाबूजी? गरीब आदमी है, इसके अलावा और कुछ नहीं जानता। लिखना पढ़ना शायद कुछ जानता है, क्योंकि जब तुम्हारे बड़े भाई को पढ़ाने के लिए कहा तो वह राजी हो गया। जो बीए क्लास को पढ़ाने का साहस कर सकता है वह कम से कम तुम्हारी छोटी बहन को तो जरूर ही पढ़ा सकेगा। मैं सोचता हूँ प्रमिला को वही पढ़ाया करे। माधवी ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की। संध्या के बाद बज्र बाबू ने उसे बुलाकर यही बात कह दी। दूसरे दिन से सुरेंद्रनाथ प्रमिला को पढ़ाने लगा। प्रमिला की उम्र 7 वर्ष की है। वह बोधोदय पढ़ती है। अपनी बड़ी दीदी माधवी से अंग्रेजी की पहली पुस्तक मेंढक की कहानी तक पढ़ी थी। वह कॉपी, पुस्तक, स्लेट, पेंसिल, तस्वीर लाकर बैठ गई। डू नॉट मूव, सुरेंद्रनाथ ने कहा, यानी हिलो मत। प्रमिला पढ़ने लगी, डू नॉट मूव, हिलो मत। इसके बाद सुरेंद्रनाथ ने उसकी ओर ध्यान देकर स्लेट खींच ली और पेंसिल लेकर उस पर कुछ अंक लिखने लगा। प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे और घड़ी में 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9 बजने लगे। प्रमिला कभी इस करवट और कभी उस करवट होकर किताब के तस्वीरों वाले पन्ने उलटती, कभी लेट जाती, कभी उठकर बैठती, कभी मुंह में लॉजेसस रखकर चूसने लगती, कभी बेचारे मेंढक के सारे शरीर पर स्याही पोतती हुई पड़ती, डू नॉट मूव, हिलो मत। मास्टर साहब, हम अंदर जाएं? जाओ। उसका सुबह का समय इसी प्रकार बीत जाता, लेकिन दोपहर का काम कुछ और ही तरह का था। बज्र बाबू ने दया करके सुरेंद्रनाथ की नौकरी का प्रबंध करने के लिए कुछ भले लोगों के नाम पत्र लिख दिए थे। सुरेंद्रनाथ उन पत्रों को जेब में रखकर घर से निकल पड़ता। पता लगाकर उन लोगों के मकानों के सामने पहुंच जाता और देखता कि मकान कितना बड़ा है, उसमें कितने दरवाजे और खिड़कियां हैं, बाहर की ओर कितने कमरे हैं, मकान 2 मंजिला है या 3 मंजिला, सामने कोई रोशनी का खंभा है या नहीं, आदि। इसके बाद संध्या होने से पहले ही घर लौट आता। कलकत्ता आने पर सुरेंद्रनाथ ने कुछ पुस्तकें खरीदी थी। उनके अलावा कुछ पुस्तकें घर से भी ले आया था। गैस की रोशनी में बैठकर वह उन्हीं पुस्तकों को पढ़ता रहता। बज्र बाबू अगर कभी उससे काम धंधे की बात पूछते तो या तो वह चुप रह जाता या कह देता कि उन सज्जन से भेंट नहीं हुई। लगभग 4 वर्ष हुए बज्रराज बाबू की पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। बुढ़ापे के पत्नी वियोग का दुख बूढ़े ही समझ सकते हैं, लेकिन इस बात को जाने दीजिए, उनकी लाडली बेटी माधवी इस 16 वर्ष की उम्र में अपना पति गंवा बैठी है। उससे ब्रजराज बाबू के बदन का आधा लहू सूख गया है। उन्होंने बड़े शौक और धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह किया था। वह स्वयं धन संपन्न थे, इसीलिए उन्होंने धन की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लड़के के पास धन संपत्ति है या नहीं, इसकी खोज नहीं की। केवल यह देखा कि लड़का पढ़ा लिखा है, सुंदर है, सुशील है, सीधा सादा है। बस यही देखकर उन्होंने माधवी का विवाह कर दिया था। 11 वर्ष की उम्र में माधवी का विवाह हुआ था। 3 वर्ष तक वह अपने पति के यहाँ रही। प्यार, दुलार सब कुछ उसे मिला था, लेकिन उसके पति योगेंद्रनाथ जीवित नहीं रहे। माधवी के इस जीवन के सारे अरमानों पर पानी फेरकर और बज्रराज बाबू के कलेजे में बर्छी फूंककर वह स्वर्ग सिधार गए। मरने के समय जब माधवी फूट फूट कर रोने लगी, तब उन्होंने बहुत ही कोमल स्वर में कहा था,
माधवी, मुझे इसी बात का सबसे अधिक दुख है तो इस बात का कि तुम्हें जीवन भर कष्ट भोगने पड़ेंगे। मैं तुम्हें आदर सम्मान कुछ भी तो नहीं दे सका। इसके बाद योगेंद्र नाथ के सीने पर आंसुओं की धारा बह चली थी। माधवी ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा था, जब मैं फिर तुम्हारे चरणों में आकर मिलूं तब आदर मान देना। योगेंद्र नाथ ने कहा था, माधवी, जो जीवन तुम मेरे सुख के लिए समर्पित करती, वह जीवन अब सभी के सुख के लिए समर्पित कर देना। जिनके चेहरे पर दुख और उदासी दिखाई दे, उसी चेहरे को प्रफुल्लित करने का प्रयत्न करना। और क्या कहूँ माधवी। इसके बाद फिर आंसू मचलकर बहने लगे। माधवी ने उन्हें फिर पोंछ दिया। तुम सत्य पथ पर रहना, तुम्हारे पुण्य प्रताप से ही मैं तुम्हें फिर पा सकूंगा। तभी माधवी बिल्कुल बदल गई। क्रोध, द्वेष, हिंसा आदि जो कुछ उसके स्वभाव में शामिल थे, उन सबको उसने अपने स्वामी की चिता की भस्म के साथ साथ सदा सदा के लिए गंगा जल में प्रवाहित कर दिया है। जीवन में जो भी साध और आकांक्षाएं होती हैं, विधवा हो जाने पर कहीं चली नहीं जाती। जब मन में कोई साध सिर उठाती है तो वह अपने स्वामी की बात सोचने लगती है। जब वह नहीं है तो फिर यह सब क्यों? किसके लिए दूसरों से डाह करूं? किसके लिए दूसरों की आंखों के आंसू बहाऊं? और वह सब हीन प्रवृत्तियां उसमें कभी थी भी नहीं। वह बड़े आदमी की बेटी है, ईर्ष्या द्वेष उसने कभी सीखा भी नहीं था। उसके बगीचे में बहुत से फूल खिलते हैं। पहले वह उन फूलों की माला गूंथकर अपने स्वामी के गले में पहनाती थी, लेकिन अब स्वामी नहीं है, इसीलिए उसने फूलों के पेड़ पौधे कटवाए नहीं। अब भी उसी प्रकार फूल खिलते हैं, लेकिन वह धरती पर गिरकर मुरझा जाते हैं। अब वह उन फूलों की माला नहीं पिरोती, उन सबको इकट्ठा करके अंजलि भर भर के दीन दुखियों में बांट देती है। जिनके पास नहीं है उन्हीं को देती है। इसमें जरा भी कंजूसी नहीं करती, जरा भी मुँहमारी नहीं करती। जिस दिन बज्र बाबू की पत्नी परलोक सिधारी, उसी दिन इस घर में कोई व्यवस्था नहीं रह गई थी। सभी लोग अपनी अपनी चिंता में रहते, कोई किसी की ओर ध्यान न देता। सभी के लिए एक एक नौकर मुकर्रर था। हर नौकर केवल अपने मालिक का काम करता था। रसोई घर में रसोइया भोजन बनाता और एक बड़े अनसन की तरह सब अपनी अपनी पत्तल बिछाकर बैठ जाते। किसी को खाना मिल पाता, किसी को ना मिल पाता। कोई इस बात को जानने का प्रयत्न भी ना करता। लेकिन जिस दिन माधवी भादो मास की गंगा की तरह अपना रूप, स्नेह और ममता लेकर अपने पिता के घर लौट आई, उसी दिन से घर में एक नया बसंत लौट आया। सभी लोग उसे बड़ी बहन कहकर पुकारते हैं। घर का पालतू कुत्ता तक शाम को एक बार बड़ी बहन को अवश्य देखना चाहता है। मानो इतने आदमियों में से उसने एक को स्नेहमयी और दयामयी मानकर चुन लिया है। घर के मालिक से लेकर नायाब, गुमाश्ते, दास दासियाँ बड़ी दीदी पर ही निर्भर रहते हैं। कारण कुछ भी हो, लेकिन सभी के मन में यह धारणा बैठ गई है कि बड़ी दीदी पर हमारा कुछ विशेष अधिकार है। स्वर्ग का कल्पतरु हम में से किसी ने कभी नहीं देखा, यह भी नहीं जानते कि कभी देख पाएंगे या नहीं, इसलिए उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बज्र बाबू की गृहस्थी के सभी लोगों ने एक कल्प वृक्ष पा लिया है। उसी कल्प वृक्ष के नीचे आकर वह हाथ फैलाते हैं और मनचाही वस्तु पाकर हंसते हुए लौट जाते हैं। इस प्रकार के परिवार के बीच सुरेंद्र नाथ ने एक नए ढंग का जीवन व्यतीत करने का मार्ग देखा। जब सभी लोगों ने सारा भार एक ही व्यक्ति पर डाल रखा है, तब उसने भी वैसा ही किया। लेकिन अन्य लोगों की अपेक्षा उसकी धारणा कुछ और ही प्रकार की है। वह सोचता है कि बड़ी दीदी नाम का एक जीवित पदार्थ इस घर में रहता है। वही सबको देखता सुनता है, सबके नाच नखरे बर्दाश्त करता है और जिस जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वह उसे मिल जाती है। कलकत्ता की सड़कों पर घूम घूम कर उसने अपनी चिंता करने की आवश्यकता थोड़ी सी जानी समझी थी, लेकिन इस घर में आने पर वह इस बात को एकदम भूल गया कि कोई ऐसा दिन भी था जब मुझे स्वयं अपनी चिंता करनी पड़ी थी या भविष्य में फिर कभी करनी पड़ेगी। कुर्ता, धोती, जूता, छाता, घड़ी, जो कुछ भी चाहिए सभी उसके लिए हाजिर है। रुमाल तक कोई उसके लिए अच्छी तरह सजा कर रख जाता है। पहले कौतूहल होता था और वह पूछता था, यह सब चीज़ें कहाँ से आ गई? उत्तर मिलता, बड़ी दीदी ने भेजी हैं।
आजकल जलपान की प्लेट तक देख रेख कर वह समझ लेता है कि यह बड़ी दीदी ने ही बड़े प्रयत्न से सजाया है। गणित के प्रश्न हल करने बैठा तो एक दिन उसे कंपास का ख्याल आया। उसने प्रमीला से कहा, प्रमीला, बड़ी दीदी के यहाँ से कंपास लाओ। बड़ी दीदी को कंपास से कोई काम नहीं पड़ता, इसीलिए उसके पास नहीं था, लेकिन उसने तत्काल ही आदमी को बाजार भेज दिया। संध्या को सुरेंद्रनाथ टहलकर लौटा तो उसने देखा टेबल पर वांछित वस्तु रखी है। दूसरे दिन सवेरे प्रमीला ने कहा, मास्टर साहब, बड़ी बहन ने वह भेज दिया है। इसके बाद बीच बीच में एकाध चीज ऐसी मांग बैठता जिसके लिए माधवी बड़ी संकट में पड़ जाती। बहुत खोज करती, तब कहीं जाकर प्रार्थना पूरी कर पाती। फिर भी वह यह नहीं कहती कि मैं यह चीज़ नहीं दे सकूंगी। कभी वह अचानक ही प्रमीला से कह बैठता, बड़ी दीदी से 5 पुरानी धोतियां ले आओ, भिखारियों को देनी है। नई और पुरानी धोतियां छांटने की फुर्सत माधवी को हर समय नहीं रहती, इसलिए वह पहनने की ही 5 धोतियां भेज देती और फिर ऊपर की खिड़की से देखती कि 4-5 गरीब जय जयकार करते नजर आ रहे हैं। उन लोगों को कपड़े मिल गए हैं। सुरेंद्रनाथ के इस प्रकार के छोटे मोटे आवेदन रूपी अत्याचार नित्य ही माधवी को सहने पड़ते, लेकिन धीरे धीरे माधवी को इन सब बातों का ऐसा अभ्यास हो गया कि अब उसे कभी ख्याल ही नहीं आता कि उसके घर में कोई नया आदमी आकर नित्य प्रति के कामों में नई तरह के छोटे मोटे उपद्रव मचा रहा है। केवल यही नहीं, इस नए व्यक्ति के लिए आजकल माधवी को बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है। काफ़ी खोज खबर लेनी पड़ती है। यदि वह अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ें स्वयं मांग लिया करता तो माधवी की मेहनत आधी कम हो जाती, लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह थी कि वह अपने लिए कभी कोई चीज़ मांगता ही नहीं। पहले माधवी यह नहीं जान सकी कि सुरेंद्रनाथ उदासीन प्रकृति का आदमी है। सुबह की चाय ठंडी हो जाती और वह पीता ही नहीं। जलपान को छूने तक का भी उसे ध्यान न रहता। कभी कभी कुत्ते को खिला देता। खाने बैठता तो खाने की चीज़ों का रत्ती भर भी सम्मान न करता। एक और हटाकर, नीचे डालकर, छिपाकर रख जाता, जैसे उसे कोई चीज़ में रुचि ही ना हो। नौकर चाकर कहते, भास्कर साहब तो पागल हैं, ना कुछ देखते हैं ना कुछ जानते हैं, बस किताब लिए बैठे रहते हैं। वज्र बाबू बीच बीच में पूछते कि नौकरी की कोई व्यवस्था हुई या नहीं। सुरेंद्र इस प्रश्न का कुछ यूं ही उत्तर सा दे दिया करता। माधवी यह सब बातें अपने पिता से सुनती और समझ जाती कि मास्टर साहब नौकरी पाने का रत्ती भर प्रयत्न नहीं करते, इच्छा भी नहीं है, जो कुछ मिल गया है उसी से संतुष्ट हैं। सवेरे 10 बजे ही बड़ी बहन की ओर से स्नान और भोजन का तकाजा आ जाता। अच्छी तरह भोजन न करने पर बड़ी दीदी की ओर से प्रमीला आकर शिकायत कर जाती। अधिक रता के लिए किताब लिए बैठे रहने पर नौकर आकर गैस की चाबी बंद कर देता, मना करने पर अनसुना कर देता, कहता बड़ी बहन का हुक्म है। एक दिन माधवी ने अपने पिता से हंसते हुए कहा, बापूजी, जैसी प्रमीला है ठीक वैसे ही मास्टर साहब हैं। क्यों बेटी? दोनों ही बच्चे हैं। जिस तरह प्रमीला नहीं समझती कि उसे कब किस चीज़ की आवश्यकता है, कब खाना चाहिए, कब क्या काम करना उचित है, उसके मास्टर भी वैसे ही हैं, अपनी आवश्यकताओं को नहीं जानते, फिर भी असमय ऐसी चीज़ मांग बैठते हैं कि होशो हवास ठीक रहने की हालत में कोई व्यक्ति उसे नहीं मांग सकता। वज्र बाबू कुछ समझ नहीं सके, माधवी के मुंह की ओर देखते रहे। माधवी ने हंसते हुए पूछा, तुम्हारी बेटी प्रमीला समझती है कि उसे कब किस चीज़ की ज़रूरत है? नहीं समझती और असमय उत्पात करती है। हाँ, सो तो करती है, मास्टर साहब भी ऐसा ही करते हैं। वज्र बाबू ने हंसते हुए कहा, मालूम होता है कि लड़का कुछ पागल है। पागल नहीं है, जान पड़ता है किसी बड़े आदमी के लड़के हैं। वज्र बाबू ने चकित होकर पूछा, कैसे जाना? माधवी जानती नहीं थी, केवल समझती थी। सुरेंद्र अपना एक भी काम स्वयं नहीं कर सकता था, वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता था। अगर कोई दूसरा कर देता है तो काम हो जाता है और अगर नहीं करता तो नहीं होता। कार्य करने की क्षमता न होने के कारण ही माधवी उसे जान गई है। वह सोचती है कि आरंभ से ही उसमें काम करने की आदत नहीं है। विशेष रूप से उसके नए ढंग से खाना खाने के तरीकों ने माधवी को और भी अधिक चकित कर दिया है। खाने की कोई सी चीज़ उसे अपनी ओर पूरी तरह आकर्षित नहीं कर पाती।
कोई भी चीज़ वह भरपेट नहीं खाता, किसी चीज़ के खाने की रुचि नहीं होती। उसका ये बूढ़ों जैसा वैराग्य, बच्चों जैसी सरलता, पागलों जैसी उपेक्षा। कोई खाने को दे देता है तो खा लेता है, नहीं देता तो नहीं खाता। यह सब माधवी को बहुत ही रहस्यपूर्ण जान पड़ता है और इसलिए उसके मन में उसके प्रति दया और करुणा जाग उठी है। वह किसी की ओर देखता नहीं, इसका कारण लज्जा नहीं, बल्कि उसे आवश्यकता ही नहीं होती, इसीलिए वह किसी की ओर देखता नहीं। लेकिन जब उसे आवश्यकता होती है तो उसे समय और असमय का ध्यान ही नहीं रहता। एकदम बड़ी दीदी के पास उसका निवेदन आ पहुंचता है। उसे सुनकर माधवी मुस्कुराती और सोचती कि यह आदमी बिल्कुल बालकों जैसा सीधा साधा है। मनोरमा माधवी की सहेली है। बहुत दिनों से उसने मनोरमा को कोई पत्र नहीं लिखा था। अपने पत्र का उत्तर ना पाकर मनोरमा रूठ गई थी। आज दोपहर को कुछ समय निकालकर माधवी उसे पत्र लिखने बैठी थी। तभी प्रमीला ने आकर पुकारा, बड़ी दीदी। माधवी ने सिर उठाकर पूछा, क्या हैरी? मास्टर साहब का चश्मा कहीं खो गया है, एक चश्मा दे दो। माधवी हंस पड़ी, बोली, जाकर अपने मास्टर साहब को कह दे कि क्या मैंने चश्मे की कोई दुकान खोल रखी है। प्रमिला दौड़कर जाने लगी तो माधवी ने उसे पुकारा, कहाँ जा रही है? उनसे कहने, इसके बजाय गुमाशता जी को बुला ला। प्रमिला जाकर गुमाशता जी को बुला लाई। माधवी ने उनसे कहा, मास्टर साहब का चश्मा खो गया है, उन्हें एक अच्छा सा चश्मा दिलवा दो। गुमाशता जी के चले जाने के बाद वह फिर मनोरमा को पत्र लिखने लगी। पत्र के अंत में उसने लिखा, प्रमिला के लिए बाबूजी ने एक टीचर रखा है। उसे आदमी भी कह सकते हैं और छोटा बालक भी कह सकते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इससे पहले वह घर से बाहर कभी नहीं रहा, संसार का कुछ भी नहीं जानता। अगर उसका ध्यान ना रखा जाए, उसकी देखरेख ना की जाए तो पल भर भी उसका काम नहीं चल सकता। मेरा लगभग आधा समय उसने छीन रखा है, तो मैं पत्र कब लिखूं? अगर तुम जल्दी आई तो मैं इस अकर्मण्य आदमी को दिखा दूंगी। ऐसा निकम्मा और नकारा आदमी तुमने अपने जीवन में नहीं देखा होगा। खाना दिया जाता है तो खा लेता है, वरना चुपचाप उपवास करके रह जाता है। शायद दिन भर भी उसे इस बात का ध्यान नहीं आता होगा कि उसने खाना खाया है या नहीं। एक दिन भी वह अपना काम अपने आप नहीं कर सकता। इसलिए सोचती हूँ कि ऐसे लोग घर से बाहर निकलते ही क्यों हैं। सुना है उसके माता पिता हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके माता पिता इंसान नहीं, पत्थर हैं। मैं तो शायद ऐसे आदमी को कभी आँख की ओट में भी नहीं रख सकती। मनोरमा ने मजाक करते हुए उत्तर दिया, तुम्हारे पत्र से अन्य समाचारों के साथ यह भी मालूम हुआ कि तुमने अपने घर में एक बंदर पाल लिया है और तुम उसकी सीता देवी बन बैठी हो। फिर भी सावधान किए देती हूँ, तुम्हारी मनोरमा। पत्र पढ़कर माधवी उदास हो गई। उसने उत्तर में लिख दिया, तुम मुँह जली हो, इसीलिए वह नहीं जानती कि किसके साथ कैसा मजाक करना चाहिए। प्रमिला ने माधवी से पूछा, तुम्हारे मास्टर का चश्मा कैसा रहा? प्रमिला ने कहा, ठीक रहा। मास्टर साहब उस चश्मे को लगातार खूब मज़े से पढ़ते हैं, इसी से मालूम हुआ। उन्होंने खुद कुछ नहीं कहा? माधवी ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं कहा? अच्छा है या बुरा है? नहीं, कुछ नहीं कहा। माधवी का हर समय प्रफुल्लित होने वाला चेहरा पल भर के लिए उदास हो गया, लेकिन फिर तुरंत ही हंसते हुए बोली, अपने मास्टर साहब से कह देना कि अपना चश्मा फिर ना खो दें। अच्छा, कह दूंगी। धत पगली, भला ऐसी बातें भी कहीं कही जाती हैं? शायद वह अपने मन में कुछ ख्याल करने लगे। तो फिर कुछ भी ना कहूँ? हाँ, कुछ मत कहना। शिवचंद्र माधवी का भाई है। एक दिन माधवी ने उससे पूछा, जानते हो प्रमिला के मास्टर रात दिन क्या पढ़ते रहते हैं? शिवचंद्र बीए पढ़ता था। प्रमिला के तुच्छ मास्टर जैसों को वह कुछ समझता ही नहीं था। उपेक्षा से बोला, कुछ नाटक उपन्यास पढ़ते रहते होंगे, और क्या पढ़ेंगे। लेकिन माधवी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने प्रमिला के द्वारा सुरेंद्र की एक पुस्तक चोरी से मंगवा ली और अपने भाई के हाथ में देकर बोली, मुझे तो यह नाटक या उपन्यास नहीं दिखाई देता। शिवचंद्र ने सारी पुस्तक उलट पुलट कर देखी, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। बस इतना ही समझ पाया कि वह इस पुस्तक का एक भी अक्षर नहीं जानता और यह कोई गणित की पुस्तक है। लेकिन बहन के सामने अपना सम्मान नष्ट करने की इच्छा नहीं हुई। उसने कहा, यह गणित की पुस्तक है, स्कूल में छोटी क्लासों में पढ़ाई जाती है। दुखी होकर माधवी ने पूछा,
क्या यह किसी ऊंची क्लास का पुस्तक नहीं है? क्या कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक नहीं है? शिवचंद्र ने रूखे स्वर से उत्तर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उस दिन से शिवचंद्र सुरेंद्र नाथ के सामने कभी नहीं पड़ता। उसके मन में यह डर बैठ गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि वह कोई बात पूछ बैठे जिससे सारी बातें खुल जाएं और फिर पिता की आज्ञा से उसे भी सवेरे प्रमीला के साथ मास्टर साहब के पास कॉपी पेंसिल लेकर बैठना पड़े। कुछ दिन बाद माधवी ने पिता से कहा, बाबूजी, मैं कुछ दिनों के लिए काशी जाऊंगी। बज्र बाबू चिंतित हो उठे। क्यों बेटी, तुम काशी चली जाओगी तो इस गृहस्थी का क्या होगा? माधवी हंसकर बोली, मैं लौट आऊंगी, हमेशा के लिए थोड़ी ही जा रही हूँ। माधवी तो हंस पड़ी, लेकिन पिता की आंखें छलक उठी। माधवी ने समझ लिया कि ऐसा कहना उचित नहीं हुआ। बात संभालने के लिए बोली, सिर्फ कुछ दिन के लिए घूम आऊंगी। तो चली जाओ, लेकिन बेटी यह गृहस्थी तुम्हारे बिना नहीं चलेगी। मेरे बिना गृहस्थी नहीं चलेगी? चलेगी क्यों नहीं बेटी, जरूर चलेगी, लेकिन उसी तरह जिस तरह पतवार की टूट जाने पर नाव बहाव की ओर चलने लगती है। लेकिन काशी जाना बहुत ही आवश्यक था। वहाँ उसकी विधवा ननंद अपने इकलौते बेटे के साथ रहती है, उसे एक बार देखना जरूरी है। काशी जाने के बाद उसने हर एक को बुलाकर गृहस्थी का भार सौंप दिया। किसी दासी को बुलाकर पिता, भाई और प्रमीला की विशेष रूप से देखभाल करने की हिदायत दी, लेकिन मास्टर साहब के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। ऐसा उसने भूलकर साहब के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, बल्कि जानबूझकर किया था। इस समय उस पर उसे गुस्सा भी आ रहा था। माधवी ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इस समय उनके मुंह से एक शब्द भी यह कहकर कृतज्ञता प्रकट नहीं की, इसलिए माधवी विदेश जाकर इस निकम्मे संसार से अनजान और उदासीन मास्टर को जतलाना चाहती है कि मैं भी कोई चीज़ हूँ। जरा सा मजाक करने में हर्ज ही क्या है? यह देख लेने में हानि क्या है कि उसके यहाँ न रहने पर मास्टर के दिन किस तरह कटते हैं। इसीलिए वह काशी जाते समय किसी से सुरेंद्र के संबंध में कुछ भी नहीं कहकर गई। सुरेंद्र नाथ उस समय कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। प्रमीला ने कहा, रात को बड़ी बहन काशी चली गई। प्रमीला की बात उसके कानों तक नहीं पहुंची। उसने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन 3 दिन के बाद जब उसने देखा कि 10 बजे भोजन के लिए कोई आग्रह नहीं करता, किसी किसी दिन तो एक और 2 भी बज जाते हैं। नहाने के बाद धोती पहनते समय पता चलता है कि धोती पहले की तरह साफ नहीं है। जलपान की प्लेट पहले की तरह सजाई भी नहीं है। रात को गैस की चाबी बंद करने के लिए अब कोई नहीं आता। पढ़ने की झोंक में रात के 2 और 3 बज जाते हैं। सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती, उठने में देर हो जाती है। दिन भर नींद आंखों की पलकें छोड़कर जाना ही नहीं चाहती और शरीर मानो बहुत ही शिथिल हो गया है। तब उसे पता चला कि इस गृहस्थी में कुछ परिवर्तन हो गया है। जब इंसान को गर्मी महसूस होती है तब वह पंखे की तलाश करता है। सुरेंद्र नाथ ने पुस्तक पर से नज़र हटाकर पूछा, क्यों प्रमीला, क्या बड़ी बहन यहाँ नहीं है? उसने कहा, वह काशी गई है। ओह, तभी तो। 2 दिन के बाद उसने अचानक प्रमीला की ओर देखकर पूछा, बड़ी बहन कब आएगी? सुरेंद्र नाथ ने फिर पुस्तक की ओर ध्यान लगा दिया और वो भी 5 दिन बीत गए। सुरेंद्र नाथ ने पेंसिल पुस्तक के ऊपर रखकर पूछा, प्रमीला, 1 महीने में और कितने दिन बाकी हैं? बहुत दिन। पेंसिल उठाकर सुरेंद्र नाथ ने चश्मा उतारा, उसके दोनों शीशे साफ किए और फिर खाली आंखों से पुस्तक की ओर देखने लगा। दूसरे दिन उसने पूछा, प्रमीला, तुम बड़ी बहन को चिट्ठी नहीं लिखती? लिखती क्यों नहीं? जल्दी आने के लिए नहीं लिखा? नहीं। सुरेंद्र नाथ ने गहरी सांस लेकर कहा, तभी तो। प्रमीला बोली, मास्टर साहब, अगर बड़ी बहन आ जाए तो अच्छा होगा? हाँ, अच्छा होगा। आने के लिए लिख दूं? हाँ, लिख दो। सुरेंद्र नाथ ने खुश होकर कहा, आपके बारे में भी लिख दूं? लिख दो। उसे लिख दो कहने में किसी प्रकार की दुविधा महसूस नहीं हुई, क्योंकि वह कोई भी लोक व्यवहार नहीं जानता। उसकी समझ में यह बात बिल्कुल नहीं आई कि बड़ी बहन के आने के लिए अनुरोध करना उसके लिए उचित नहीं है। सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिसके ना रहने से उसे बहुत कष्ट होता है और जिसके ना होने से उसका काम नहीं चलता, उसके आने से जरा भी अनुचित प्रतीत नहीं हुआ। इस संसार में जिन लोगों में कौतूहल कम होता है वह साधारण मानव समाज से कुछ बाहर होते हैं। जिस दिल में साधारण लोग रहते हैं उस दिल के साथ उन लोगों का मेल नहीं बैठता।
साधारण लोगों के विचारों से उनके विचार नहीं मिलते। सुरेंद्र नाथ के स्वभाव में कौतूहल शामिल नहीं है। उसे जितना जानना आवश्यक होता है वह बस उतना ही जानने की चेष्टा करता है। इससे बाहर अपनी इच्छा से एक कदम भी नहीं रखना चाहता। इसके लिए उसे समय ही नहीं मिल पाता, इसलिए उसने बड़ी बहन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं किया। इस परिवार में उसके इतने दिन बीत गए। इन 3 महीनों में अपना सारा भार बड़ी दीदी पर छोड़कर अपने दिन बड़े सुख से बिता दिए, लेकिन उसके मन में यह जानने की रत्ती भर भी जिज्ञासा नहीं हुई कि बड़ी दीदी का नाम बड़ी इस परिवार में उसने इतने दिन बिता दिए इस परिवार में उसके इतने दिन बीत गए। इन 3 महीनों तक अपना सारा भार बड़ी दीदी पर छोड़कर अपने दिन बड़े सुख से बिता दिए, लेकिन उसके मन में यह जानने की रत्ती भर भी जिज्ञासा नहीं हुई कि बड़ी दीदी नाम का प्राणी कैसा है, कितना बड़ा है, उसकी उम्र क्या है, देखने में कैसा है, उसमें क्या क्या गुण हैं, वह कुछ भी नहीं जानता। जानने की इच्छा भी नहीं हुई और कभी ध्यान भी नहीं आया। सब लोग उसे बड़ी दीदी कहते हैं, सो वह भी बड़ी दीदी कहता है। सभी उसे स्नेह करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, वह भी करता है। उसके पास संसार की हर वस्तु का भंडार भरा पड़ा है। जो भी मांगता है उसे मिल जाता है, और यदि उसका भंडार में से सुरेंद्र ने भी कुछ ले लिया तो इसमें अचंभे की बात कौन सी है। बादलों का काम जिस तरह पानी बरसाना है, उसी तरह बड़ी दीदी का काम सबको स्नेह करना और सबकी खोज खबर रखना है। जिस समय वर्षा होती है उस समय जो भी हाथ बढ़ता है उसी को जब मिल जाता है। बड़ी दीदी के सामने हाथ फैलाने पर जो मांगो मिल जाता है, जैसे वह भी बादलों की तरह नित्रों, कामनाओं और आकांक्षाओं से रहित है। अच्छी तरह विचार करके उसने अपने मन में इसी प्रकार की धारणा बना रखी थी। आज भी वह जान गया है कि उसके बिना उसका काम एक पल भी नहीं चल सकता। जब वह अपने घर था तब या तो अपने पिता को जानता था या विमाता को। क्या यह भी समझता था कि उन दोनों के कर्तव्य क्या हैं। कभी किसी बड़ी दीदी के साथ उसका कभी परिचय नहीं हुआ था, और जब से परिचय हुआ है तब से उसने उसे ऐसा ही समझा है। लेकिन बड़ी दीदी नाम के व्यक्ति को ना तो वह जानता है और ना पहचानता है। वह केवल उनके नाम को जानता है और नाम को ही पहचानता है। व्यक्ति का जैसे कोई महत्व ही नहीं है, नाम ही सब कुछ है। लोग जिस प्रकार अपने इष्ट देवता को नहीं देख पाते, केवल नाम से ही परिचित होते हैं, उसी नाम के आगे दुख और कष्ट के समय अपना संपूर्ण हृदय खोलकर रख देते हैं। नाम के आगे घुटने टेककर दया की भिक्षा मांगते हैं। आंखों में आंसू आते हैं तो पोंछ डालते हैं, और फिर सूनी सूनी नज़रों से किसी को देखना चाहते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता। अस्पष्ट जीवा केवल 2-1 शब्दों का उच्चारण करके ही रुक जाती है। ठीक इसी प्रकार दुख पाने पर सुरेंद्र नाथ शब्दों में पुकार उठा, बड़ी दीदी। तब तक सूर्य उदय नहीं हुआ था। केवल आकाश में पूर्वी छोर पर उषा की लालिमा ही फैली थी। प्रमिला ने आकर सोए हुए सुरेंद्र नाथ का गला पकड़कर पुकारा, मास्टर साहब। सुरेंद्र नाथ की नींद से बोझिल पलकें खुल गई। क्या है प्रमिला, बड़ी दीदी आ गई। सुरेंद्र नाथ उठकर बैठ गया। प्रमिला का हाथ पकड़कर बोला, चलो देख आएं। बड़ी दीदी को देखने की इच्छा उसके मन में किस तरह पैदा हुई कहा नहीं जा सकता, और यह भी समझ में नहीं आता कि इतने दिनों बाद यह इच्छा क्यों पैदा हुई। प्रमिला का हाथ थामकर आंखें मलता हुआ अंदर चला गया। माधवी के कमरे के सामने पहुंचकर प्रमिला ने पुकारा, बड़ी दीदी। बड़ी दीदी किसी काम में लगी थी। बोली, क्या है प्रमिला। मास्टर साहब। वह दोनों कमरे में पहुंच चुके थे। माधवी हड़बड़ाकर खड़ी हो गई और सिर पर एक लंबा घूंघट खींचकर जल्दी से एक कोने में खिसक गई। सुरेंद्रनाथ ने कहा, बड़ी दीदी, तुम्हारे चले जाने पर मैं बहुत कष्टमय। माधवी ने घूंघट की आड़ में अत्यंत लज्जा के कारण अपनी जीभ काटकर मन ही मन कहा, छी छी, तुम्हारे चले जाने पर। माधवी मन ही मन कह उठी, कितनी लज्जा की बात है। फिर धीरे से बड़ी नरमी से बोली, प्रमिला, मास्टर साहब से बाहर जाने के लिए कह दें। प्रमिला छोटी होने पर भी अपनी बड़ी दीदी के व्यवहार को देखकर समझ गई कि यह काम अच्छा नहीं हुआ। बोली, चलिए मास्टर साहब। सुरेंद्र कुछ देर हक्का बक्का खड़ा रहा, फिर बोला, चलो।
वह अधिक बातें करना नहीं जानता था और अधिक बातें करना भी नहीं चाहता था। लेकिन दिन भर बादल छाए रहने के बाद जब सूर्य निकलता है तो जिस तरह सभी लोग उसकी ओर देखने लगते हैं और पल भर में उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहता कि सूर्य को देखना उचित नहीं है या उसकी ओर देखने से उसकी आंखों में पीड़ा होगी, ठीक उसी प्रकार एक मास तक बादलों से घिरे आकाश के नीचे रहने के बाद जब पहले पहल सूर्य चमका तो सुरेंद्र नाथ बड़ी उत्सुकता और प्रसन्नता से उसे देखने के लिए चला आया था। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि इसका परिणाम यह होगा। उसी दिन से उसकी देखरेख में कुछ कमी होने लगी। माधवी कुछ लजाने लगी क्योंकि इस बात को लेकर बिंदुमती मौसी कुछ हंसी थी। सुरेंद्र नाथ भी कुछ संकुचित सा हो गया था। वह महसूस करने लगा था कि बड़ी दीदी का असीमित भंडार असीमित हो गया है। बहन की देखरेख और माता का स्नेह उसे नहीं मिल पाता, कुछ दूर दूर रहकर हट जाता है। एक दिन उसने प्रमिला से पूछा, बड़ी दीदी मुझसे कुछ नाराज़ हैं? हाँ, क्यों भला? आप उस दिन घर के अंदर इस तरह क्यों चले गए थे? जाना नहीं चाहिए था, क्यों? इस तरह जाना होता है कहीं? बहन बहुत नाराज़ हुई थी। सुरेंद्र नाथ ने पुस्तक बंद करके कहा, यही तो। एक दिन दोपहर को बादल घिर आए और खूब जोरों की वर्षा हुई। ब्रजराज बाबू आज 2 दिन से मकान पर नहीं हैं, अपनी जमींदारी देखने गए हैं। माधवी के पास कोई काम नहीं था। प्रमिला बहुत शरारतें कर रही थी। माधवी ने कहा, प्रमिला अपनी किताब ला, देखूं तो कहाँ तक पढ़ी है। प्रमिला एकदम काट हो गई। माधवी ने कहा, जा किताब ले आ, रात को लाऊंगी। नहीं, अभी ला। बहुत ही दुखी मन से प्रमिला किताब लेने चली गई और किताब लाकर बोली, मास्टर साहब कुछ नहीं पढ़ाते, खुद ही पढ़ते रहते हैं। माधवी उनसे पूछने लगी। आरंभ से अंत तक सब कुछ पूछने पर वह समझ गई कि सचमुच मास्टर साहब ने कुछ नहीं पढ़ाया है, बल्कि पहले जो कुछ पढ़ा था मास्टर लगाने के बाद इधर 3-4 महीने में प्रमिला उसे भूल गई। माधवी ने नाराज़ होकर बिंदु को बुलाया। बिंदु, मास्टर साहब से पूछ कर आ कि इतने दिनों तक प्रमिला को कुछ क्यों नहीं पढ़ाया। बिंदु जिस समय पूछने गई उस समय मास्टर साहब किसी प्रॉब्लम पर विचार कर रहे थे। बिंदु ने कहा, मास्टर साहब, बड़ी दीदी पूछ रही हैं कि आपने प्रमिला को कुछ पढ़ाया क्यों नहीं। लेकिन मास्टर साहब को कुछ सुनाई नहीं दिया। बिंदु ने फिर जोर से पुकारा, मास्टर साहब, क्या है? बड़ी दीदी कहती हैं। क्या कहती हैं? प्रमिला को पढ़ाया क्यों नहीं? अनमने भाव से उसने उत्तर दिया, अच्छा नहीं लगता। बिंदु ने सोचा, यह तो कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए उसने यही बात आकर माधवी को बताई। माधवी का गुस्सा और बढ़ गया। उसने नीचे जाकर और दरवाजे की आड़ में खड़े होकर बिंदु से पूछवाया, प्रमिला को बिल्कुल ही क्यों नहीं पढ़ाया। 2-3 बार पूछे जाने पर सुरेंद्र नाथ ने कहा, मैं नहीं पढ़ा सकूँगा। माधवी सोचने लगी, यह क्या कह रहे हैं। बिंदु ने कहा, तो फिर आप यहाँ किस लिए रहते हैं? यहाँ न रहूँ तो और कहाँ जाऊँ? तो फिर पढ़ाया क्यों नहीं? सुरेंद्र नाथ को अब होश आया, घूमकर बैठ गया और बोला, क्या कहती हो? बिंदु ने जो कुछ कहा था उसे दोहरा दिया। वह पढ़ती ही है, लेकिन आप भी कुछ देखते हैं। नहीं, मुझे समय नहीं मिलता। तो फिर किस लिए इस घर में रहते हैं? सुरेंद्र नाथ चुप होकर इस बात पर विचार करने लगा। तो फिर आप उसे नहीं पढ़ा सकेंगे? नहीं, मुझे पढ़ाना अच्छा नहीं लगता। माधवी ने अंदर से कहा, अच्छा तो बिंदु पूछो कि वह फिर इतने दिनों से यहाँ क्यों रह रहे हैं। बिंदु ने कह दिया। सुनते ही सुरेंद्र नाथ प्रॉब्लम वाला जाल एकदम से छिनबिन हो गया। वह दुखी हो उठा, कुछ सोचकर बोला, यह तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस तरह लगातार 4 महीने तक भूल? हाँ, वही तो देख रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात का इतना ख्याल नहीं था। दूसरे दिन प्रमिला पढ़ने नहीं आई। सुरेंद्र नाथ ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। प्रमिला तीसरे दिन भी नहीं आई। वह दिन भी यूं ही बीत गया। जब चौथे दिन भी सुरेंद्र नाथ ने प्रमिला को नहीं देखा तो एक नौकर से कहा, प्रमिला को बुला लाओ। नौकर ने अंदर से वापस आकर उत्तर दिया, अब वह आपसे नहीं पढ़ेगी। तो फिर किससे पढ़ेगी? नौकर ने अपनी समझ लगाकर कहा, दूसरे मास्टर साहब से। उस समय लगभग 9 बजे थे। सुरेंद्र नाथ ने कुछ देर सोचा और फिर 2-3 किताबें बगल में दबाकर उठ खड़ा हुआ, चश्मा खाने में बंद करके भेज रख दिया और धीरे धीरे वहाँ से चल दिया।
नौकर ने पूछा, मास्टर साहब इस समय कहाँ जा रहे हैं? बड़ी दीदी से कह देना मैं जा रहा हूँ। क्या आप नहीं आएंगे? लेकिन सुरेंद्र नाथ यह बात नहीं सुन पाया। बिना कोई उत्तर दिए फाटक से निकल गया। 2 बज गए लेकिन सुरेंद्र नाथ लौटकर नहीं आया। उस समय नौकर ने जाकर माधवी को बताया कि मास्टर साहब चले गए। कहाँ गए हैं? यह तो मैं नहीं जानता, 9 बजे ही चले गए थे। चलते समय मुझसे कह गए थे कि बड़ी दीदी से कह देना मैं जा रहा हूँ। यह क्या रे, बिना खाए पिए चले गए? माधवी बेचैन हो उठी। उसने सुरेंद्र नाथ के कमरे में जाकर देखा। सारी चीज़ें ज्यों की त्यों हैं। मेज के ऊपर खाने में बंद किया चश्मा रखा है, केवल कुछ किताब नहीं है। शाम हो गई, फिर रात हो गई, लेकिन सुरेंद्र नहीं लौटा। दूसरे दिन माधवी ने नौकरों को बुलाकर कहा, अगर मास्टर साहब का पता लगाकर ले आओगे तो 10-10 रुपये इनाम में मिलेंगे। इनाम के लालच में वह लोग चारों ओर दौड़ पड़े, लेकिन शाम को लौटकर बोले, कहीं पता नहीं चला। प्रमिला ने रोते हुए पूछा, बड़ी दीदी वह क्यों चले गए? माधवी झिड़क कर बोली, बाहर जा, रो मत। 2 दिन 3 दिन करके जैसे तैसे दिन बीतने लगे। माधवी की बेचैनी बढ़ने लगी। बिंदु ने कहा, बड़ी दीदी भला उसके लिए इतनी खोज और तलाश क्यों? क्या कलकत्ता शहर में कोई और मास्टर नहीं मिलेगा? माधवी झल्ला कर बोली, चल दूर हो। एक आदमी हाथ में बिना एक पैसा लिए चला गया और तू कहती है कि तलाश क्यों हो रही है? यह कैसे पता चला कि उसके पास एक भी पैसा नहीं है? मैं जानती हूँ, लेकिन तुझे इन सब बातों से क्या मतलब? बिंदु चुप हो गई। धीरे धीरे 1 सप्ताह बीत गया। सुरेंद्र लौटकर ना आया तो माधवी ने एक तरह जैसे अन्न जल का त्याग ही कर दिया। उसे ऐसा लगता था जैसे सुरेंद्र भूखा है। जो घर में चीज़ मांग कर नहीं खा सकता, वह बाहर दूसरे से क्या कभी कुछ मांग सकता है? उसे पूरा पूरा विश्वास था कि सुरेंद्र के पास खरीद कर कुछ खाने के लिए पैसे नहीं हैं, भीख मांगने की सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए या तो छोटे बालकों जैसी असहाय अवस्था में फुटपाथ पर बैठा रो रहा होगा या किसी पेड़ के नीचे किताबों पर सिर रखे सो रहा होगा। जब बज्र बाबू लौट कर आए तो उन्होंने सारा हाल सुना तो माधवी से बोले, बेटी यह काम अच्छा नहीं हुआ। कष्ट के मारे माधवी अपने आंसू नहीं रोक पाई। उधर सुरेंद्र नाथ सड़कों पर घूमता रहा। 3 दिन तो बिना खाए पिए ही बिता दिए। नल के पानी में पैसे नहीं लगते, इसीलिए जब भूख लगती तो पेट भर नल से पानी पी लेता। एक दिन रात को भूख और थकान से निढाल होकर वह काली घाट की ओर जा रहा था। कहीं सुन लिया कि वहाँ खाने को मिलता है। अंधेरी रात थी, आकाश में बादल घिरे हुए थे। चौरंगी मोड़ पर एक गाड़ी उसके ऊपर आ गई। गाड़ीवान ने किसी तरह घोड़े की रफ्तार रोक ली थी, इसलिए सुरेंद्र के प्राण तो नहीं गए, लेकिन सीने और बगल में बहुत गहरी चोट लग जाने पर बेहोश होकर गिर पड़ा। पुलिस उसे उठाकर अस्पताल ले गई। 4-5 दिन बेहोशी की हालत में बीतने के बाद एक दिन रात को उसने आंखें खोलकर पुकारा, बड़ी दीदी। उस समय मेडिकल कॉलेज का एक छात्र ड्यूटी पर था। सुनकर पास आ खड़ा हुआ। सुरेंद्र ने पूछा, बड़ी दीदी आई हैं? कल सवेरे आएंगी। दूसरे दिन सुरेंद्र को होश तो आ गया, लेकिन उसने बड़ी दीदी की बात नहीं की। बहुत तेज बुखार होने के कारण दिन भर छटपटाते रहने के बाद उसने एक आदमी से पूछा, क्या मैं अस्पताल में हूँ? हाँ। क्यों? आप गाड़ी के नीचे दब गए थे। बचने की आशा तो है? क्यों नहीं? दूसरे दिन उसी छात्र ने पास आकर पूछा, यहाँ आपका कोई परिचित या रिश्तेदार है? कोई नहीं। तब उस दिन रात को आप बड़ी दीदी कहकर किसे पुकार रहे थे? क्या वह यहाँ है? है, लेकिन वह आ नहीं सकेगी। मेरे पिताजी को समाचार भेज सकते हैं? हाँ, भेज सकता हूँ। सुरेंद्र नाथ ने अपने पिता का पता बता दिया। उस छात्र ने उसी दिन पत्र उन्हें लिख दिया। इसके बाद बड़ी दीदी का पता लगाने के लिए पूछा। अगर स्त्रियां आना चाहें तो बड़े आराम से आ सकती हैं, हम लोग उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। आपकी बड़ी दीदी का पता मालूम हो जाए तो उनके पास भी समाचार भेज सकते हैं, उसने कहा। सुरेंद्र नाथ ने कुछ देर तक सोचने के बाद बज्र बाबू का पता दे दिया। मेरा मकान बज्र बाबू के मकान के पास ही है। आज मैं उन्हें आपके बारे में बता दूंगा। अगर वे चाहेंगे तो देखने के लिए आ जाएंगे। सुरेंद्र ने कुछ नहीं कहा। उसने मन ही मन समझ लिया कि बड़ी दीदी का आना असंभव है, लेकिन छात्र ने दया करके बज्र बाबू के पास समाचार पहुंचा दिया। बज्र बाबू ने चौंक कर पूछा, बच तो जाएगा ना? हाँ, पूरी आशा है। बज्र बाबू ने घर के अंदर आकर अपनी बेटी से कहा, माधवी, जो सोचा था वही हुआ। सुरेंद्र गाड़ी के नीचे दब जाने के कारण अस्पताल में है। माधवी का समूचा व्यक्तित्व कांप उठा।
उसने तुम्हारा नाम लेकर बड़ी दीदी कहकर पुकारा था, उसे देखने चलोगी? उसी समय पास वाले कमरे में प्रमीला ने ना जाने क्या गिरा दिया। खूब जोर से झंझनाहट की आवाज़ हुई। माधवी दौड़कर उस कमरे में चली गई। कुछ देर बाद लौटकर बोली, आप देख आइए, मैं नहीं जा सकूंगी। बजर बाबू दुखित भाव से कुछ मुस्कुराते हुए बोले, अरे वह जंगल का जानवर है, उसके ऊपर क्या गुस्सा करना चाहिए। माधवी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो बजर बाबू अकेले ही सुरेंद्र को देखने चले गए। देखकर बहुत दुखी हुए बोले, अगर तुम्हारे माता पिता के पास खबर भेज दी जाए तो कैसा रहे? खबर भेज दी है, कोई डर की बात नहीं, उनके आते ही मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। रुपए पैसे की बात सोचकर बजर बाबू ने कहा, मुझे उन लोगों का पता बता दो जिससे मैं ऐसा इंतजाम कर दूं कि उन लोगों को यहाँ आने में कोई असुविधा ना हो। लेकिन सुरेंद्र इन बातों को अच्छी तरह ना समझ सका। बोला, बाबूजी आ जाएंगे, उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी। बजर बाबू ने घर लौटकर माधवी को सारा हाल सुना दिया। तब से बजर बाबू रोजाना सुरेंद्र को देखने के लिए अस्पताल जाने लगे। उनके मन में उसके लिए स्नेह पैदा हो गया था। एक दिन लौटकर बोले, माधवी तुमने ठीक समझा था, सुरेंद्र के पिता बहुत धनवान हैं। कैसे मालूम हुआ? माधवी ने उत्सुकता से पूछा। उसके पिता बहुत बड़े वकील हैं, वह कल रात आए हैं। माधवी चुप रही। सुरेंद्र घर से भाग आया था, बजर बाबू ने बताया। क्यों? उसके पिता के साथ आज बातचीत हुई थी, उन्होंने सारी बातें बताई। इसी वर्ष उसने पश्चिम के एक विश्वविद्यालय से सर्वोच्च सम्मान के साथ एमए पास किया है। वह विलायत जाना चाहता था, लेकिन लापरवाह और उदासीन प्रकृति का लड़का है। पिता को विलायत भेजने का साहस नहीं हुआ, इसलिए नाराज होकर घर से भाग आया था। अच्छा हो जाने पर वह उसे घर ले जाएंगे। निश्वास रोककर और उमड़ते हुए आंसुओं को पीकर माधवी ने कहा, यही अच्छा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी बड़ी दीदी। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।